तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो उथल पुथल है उसके बीच अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमले अभी तक रुके नहीं हैं, जो चिंता की बात है। तो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और कट्टरपंथियों का हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। हिंसा में हमले, लूटपाट, आगजनी के साथ ही सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। नृशंस हत्या की जा रही है। इस बीच सेना ने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया है और कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथ में दिया गया है। राष्ट्रपति ने बैठक करके अंतरिम सरकार के गठन का निर्णय लिया। छात्रों और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक किया राष्ट्रपति ने। छात्रों और सैन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति ने बैठक की थी और उसके बाद यह फैसला लिया। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम सरकार को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सम्मान की सलाह दी है कि अंतरिम सरकार लोकतंत्र को माने। सरकार के गठन से पहले खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। बीएनपी की नेता खालिदा जिया। और इधर भारत अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। ढाका में भारतीय उच्चायोग कार्यरत है। भारतीय राजनयिक और अधिकारी मौजूद हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने हेल्पलाइन भी जारी की। हम आपको नंबर भी बता देते हैं। हेल्पलाइन नंबर कौन कौन सा है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, कोई आपात स्थिति हो, तो ये जो 3 हेल्पलाइन नंबर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। और इन सबके बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो 2 कारणों से चिंतनीय है। अगर बांग्लादेश में ऐसी ही स्थिति रही तो वहां से लोग विस्थापित होकर भारत आएंगे, लेकिन हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। और उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादियों को शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश में हटाया गया था, तो दोबारा बांग्लादेश उत्तर पूर्व के उग्रवादियों की घाटी ना बन जाए। मुझे विश्वास है कि जो भी नई सरकार बनेगी, भारत सरकार उनके साथ बातचीत करेगी। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। और वहीं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का कहना है कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश की स्थिति पर विपक्षी दलों को लगातार अपडेट करना चाहिए। विदेश मंत्रालय निरंतर विरोधी दलों के नेताओं के साथ संपर्क में रहे। क्या क्या कदम भारत सरकार उठा रही है वो हमें अवगत कराते रहे। गौरव गोगोई जो बात कर रहे हैं वो सरकार ऑलरेडी कर रही है, क्योंकि सरकार लगातार बैठक करके जानकारी दे रही है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, सीधे मैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 बातें कही उस पर आपसे बात करना चाहूंगा कि भारत की चिंता के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो सीमा पर जो जाहिर सी बात है कि शरणार्थियों का दबाव बढ़ेगा, और दूसरी बात उन्होंने एक और अहम बात कही कि पूर्वोत्तर के बहुत कुछ ऐसे आतंकवादी थे जिस पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था। तो अब नई सरकार भी उन पर इसी तरह से कार्रवाई करे, उनको छूट ना दे, उनको वहां से गतिविधियां ना चलाने दे। ये भारत की चिंता की बात है। प्रसेनजीत, क्या होता हुआ अभी फिलहाल बांग्लादेश से दिख रहा है आपको, क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए लालचंद, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कुछ भी कहा मैं उसमें आ रहा हूं, लेकिन 2-3 बातें मैं कह दूं जरूर कि तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेशी राइटर इन एग्जाइल है, उन्होंने कल एक आशंका जताया है कि जिस तरह से, जिस क्रूएल्टी के साथ, जिस भयंकर
क्रूएल्टी के साथ वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अवामी लीग के हो, चाहे वो सूफी समाज के हो। ये बात सबसे बड़ी बात है कि सूफी समाज के मजार और बाकी लोगों को भी मारा जा रहा है। और जिस तरीके से मारा जा रहा है, जो फोटोग्राफ हमारे इसी मोबाइल पे, जिस मोबाइल के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस मोबाइल के अंदर 100 के तादाद पे जो फोटोग्राफ, वीडियो, ये सब कुछ है, वो देखकर आपका रूह कांप जाएगा, पूरा देश में लोगों का रूह कांप जाएगा। बिल्कुल कि अगर ये एक जी क्या कहना चाहूंगा कि एक सरकार जो 15 साल से इनके हिसाब से तानाशाही सरकार हुआ करती थी, इनको गिराने के लिए, तो इसमें इस तरह से लोगों को मारने का क्या जरूरत था? और इस तरह से मारने का मतलब किसी को मार के ब्रिज के ऊपर से टांग दिया जा रहा है, किसी डेड बॉडी के ऊपर लोगों ने अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से 100 से अधिक पुलिस स्टेशन पे आक्रमण करके कई सारे जो पुलिस में काम करने वाले लोग हैं उनको मारा गया है, इसका पीछे क्या कारण है? तो तस्लीमा नासरीन ने ये सब विभत्स और ये सब क्रूएल्टी को देखकर उन्होंने बताया कि हम तो ये आईएसआईएस के बारे में सोचते थे कि ये सिर्फ आईएसआईएस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो हमारे देश में कौन लोग ये काम कर रहा है? ये सवाल उठाया है तस्लीमा नासरीन ने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस देश को स्वाधीन बनाने के लिए जिनका आप कुछ माने या ना माने, हमारे देश में हम महात्मा बापू का बात करते रहते हैं, हमारे बीच में लड़ाई हो सकता है, किंतु बापू बापू की जगह पे है जी। तो जिस तरह से सद्दाम हुसैन की तरह या अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह की तरह यहाँ पे मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं उसको गिराया गया है, इसका क्या मतलब है? आगे जाके क्या होगा? क्या आपकी करेंसी के ऊपर जो नेशन, फादर ऑफ द नेशन की फोटो है, उसका क्या होगा? तीसरी बात, जो आपकी नेशनल एंथम लिखने वाले हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका मूर्तियों को आपने तोड़ दिया है, पहुंचाया। क्या आप नेशनल एंथम बदलने वाले हैं? क्या आप कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को नकारने वाले हैं? मैं इसने बात इसीलिए कह रहा हूं कि जो इंटरिम सरकार की बात बताया जा रहा है, जो डॉक्टर यूनुस को चुना गया है, इन लोगों की तरफ से, चाहे जो इस टॉक्स में शामिल है, किसी की तरफ से ये तानाशाही का, ये एनआरकी का कोई खंडन आया नहीं अभी तक। बिल्कुल, ये सबसे चिंता की बात है जी। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं हिमंत जी की बात पे आने की पहले कि जहां पे हमारे देश में एक चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होने पर अमेरिका या यूनाइटेड नेशन से कमेंट आ जाता है, ये सब कुछ जो वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ है, मुझे लगता नहीं सवाल कि उठा रहे हैं मेरे पास पहुंच गया है, ये बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, या अमेरिका पहुंचा नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक भी कंडेम की बात, खंडन की बात नहीं है। बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं आप। अब आता हूं मैं हिमंत जी की बात पर। सही कहा है अनूप चेतिया, बाकी सब लोग जितने सारे, चाहे वो मणिपुर की उग्रवादी संगठन हो या आसाम की उग्रवादी संगठन हो या बाकी जगह की उग्रवादी संगठन हो, इसका सबका जो हाइडआउट, ये हाइडआउट हुआ करता था वो बांग्लादेश में। हाँ, सही बात। नॉर्थ बांग्लादेश में चिटागांग की तरफ पहाड़ों के अंदर, और बाद में ढाका में भी कुछ लोगों को शरण दिया गया था। और काफी सारे नेगोशिएशन के बाद इन सब लोगों को आइदर भारत की रिपाट्रिएशन किया गया और नहीं तो उन्होंने सरेंडर कर दिए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये जो आशंका जताया हिमंत जी ने, ये काफी जायज है। और आखिरी में मैं बता रहा हूं, जो पलायन करके यहाँ पे रिफ्यूजी जिस तरह से माइनॉरिटी को मारा जा रहा है, ये तो हो ही सकता है। प्रसेनजीता, एक बड़ा सवाल ये है कि वहां पर देखिए शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना से विरोध था, वैसे विरोध तो आरक्षण से था, उसके बाद कुछ मांगे थी, फिर एक मांग पर आ गई कि नहीं, शेख हसीना को रिजाइन करना है। शेख हसीना ने इस्तीफा देकर शेख हसीना वहां से निकल गई। लेकिन अब यह सवाल है कि अब जब वहां पर सेना ने संभाल लिया, अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, ये अल्पसंख्यकों पर, खास तौर पर हिंदुओं पर हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? इसके लिए तो सवाल उठता है कि सेना क्या कर रही है और वहां जो तथाकथित अंतरिम सरकार का गठन हुआ है वो क्या कर रही है? अब लालचा, देखिए
ये समझना काफी जरूरी है। मेरे ख्याल से हमारी जो सरकार है, हमारी जो एजेंसियां है, वो ये नजर रखे हुए है। लेकिन जहां पे मुजीबर रहमान का जो मूर्ति तोड़ा जा रहा है, चारों तरफ सेना को दिखाई दे रहा है। मतलब सेना की पूरी तरह से उनकी मदद के साथ ही मुजीबर रहमान की, मैं मुजीबर रहमान को एक सिंबल के हिसाब से मान रहा हूं। किसी एक एक देश की, चाहे वो अमेरिका हो, तो वहां पे अब्राहम लिंकन एक सिंबल है। हमारे देश में महात्मा एक सिंबल है, और बांग्लादेश में बंगबंधु मुजीबर एक सिंबल हुआ करता था। तो पूरे सेना के लोग वहां पे खड़े खड़े देख रहे हैं, और खड़े खड़े पूरी उनकी निगरानी में मुजीबर की जो मूर्ति है उसको तोड़ा जा रहा है। तो मतलब ये समझना भारत के लिए काफी जरूरी है कि ये अगर वहां के जो हिंदू है, जिसका सारे चीखे की आवाज मेरे वीडियो में है, मेरे मोबाइल पे है, वो दर्दनाक चीख आप सुन नहीं पाओगे कि रात को किस तरह से हमें बचाओ बोल के चीख परिवार की महिलाओं की, बेटियों की, ये वीडियो हमारे पास है। तो मतलब ये इनका कहना है कि जब हम किसी मदद के लिए किसी का नाम पुकार रहे हैं, या स्थानीय थाने पे फोन कर रहा है, या आर्मी को बता रहा है, तो उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। तो किस हिसाब से बांग्लादेश किस तरफ जाने के लिए ये चौथी बार, तीसरी बार इन लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग बोल रहा है। 1947 के बाद, 1971 के बाद, अभी 2024, किससे आपको इंडिपेंडेंस मिलने की बात कह रहे हैं? शेख हसीना आपकी देश की है, आपने चुनकर उनकी सरकार को बनाए थे, आपने किसके साथ किस बारे में बात कर रहे हैं? और इस तरह से जो वहां पे 1.5 करोड़ के आसपास माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी को आप अगर रोक नहीं, माने वहां पे सेव नहीं कर पाए, तो पूरे दुनिया के सामने आपका क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगा? बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी के साथ आप आगे जाके देश को बनाएंगे? ये सारे सवाल है। अब तक लालचंद, मैं एडिटोरियलाइज बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज अभी से करना जरूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह से ये चीखे और पुकार हमारे कान पर गूंज रहे हैं, ये काफी खतरनाक है लालचंद। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है प्रसेनजीदा, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि एक मुख्यमंत्री को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर अदालत सजा देती है, जेल करती है, तो इसलिए आवाज कहां से उठती है? यूएनओ से आवाज उठती है, 7 समंदर पार से आवाज उठ जाती है। और जिन चीखों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो चीखें हृदय विदारक हैं, क्या वो चीखें इन लोगों को, इस पूरे सिस्टम को सुनाई नहीं पड़ती, जो छोटी छोटी बातों पर भी हंगामा खड़ा करते हैं, और कई बार झूठा हंगामा भी खड़ा करते हैं? तो ये सवाल पूछना तो बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इस बीच में जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनकी स्थिति को लेकर के क्या कुछ खबरें आ रही हैं? भारतीय समुदाय जो वहां है, उनकी सुरक्षा को लेकर के अब क्या कोई स्थिति में सुधार की खबर मिल रही है प्रसेनजीदा? देखिए, सुधार की बात तो मैं नहीं कह रहा हूं। अभी ये जो 3:15 बजे आपसे बात कर रहा हूं, सुधार की कोई आशा की किरण हम देख नहीं पा रहा है, क्योंकि किसी की तरफ से कोई चेष्टा नहीं है, कोशिश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कल हमारे देश की विदेश मंत्री ने जो कुछ भी बताया कि उन्होंने प्रॉपर चैनल से, मैं जानता हूं कि हमारी देश की तरफ से हर तरह की दबाव दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो हिंदुओं की चीख है, ये जाएगा कहां? ये भारत छोड़ के इनको जाने का क्या है? अगर बांग्लादेश के लोगों की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे 52 मुसलमान देश है, 57 मुसलमान देश है, हम कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन ये जो चीख है, ये जो चीखने वाले लोग हैं, इनको हिंदुस्तान आने के अलावा कोई जगह नहीं है। हमारे पास जगह रहे या ना रहे, हम इनको शरण दे पाए। इसीलिए एक चीज मैं जोड़ता हूं, एक छोटी सी बात जोड़ता हूं प्रसेनजीदा, बनाए थे प्रसेनजीदा, एक छोटी सी बात जोड़ता हूं। ये चीखें ममता बनर्जी को सुनाई पड़ रही है कि नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सीएए का विरोध किया था उन्होंने, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि 21 जुलाई अपने मंच से जब ममता बनर्जी ने दरवाजा खटखटाने की बात की थी, तो वो दरवाजा इन लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। मैं ममता बनर्जी की बारे में थोड़ा सा अपना इमोशंस दिखा रहा हूं कि उनको ये समझ में नहीं आया था कि बांग्लादेश में ही है। 2001 में जिस तरह से वहां पे हिंदू निधन किया गया था, 1971 में वहां पे जिस तरह से हिंदू निधन किया गया था, बीच बीच में अगर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वहां पे हिंदू निधन हो जाता है। तो ये ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया था कि ये कितने भयंकर हो सकता है। अब इसीलिए उन्होंने
केंद्रीय सरकार के साथ सहयोग की जी। बात कह रहे हैं, क्योंकि ठीक। उनको समझ में आ गया चलिए। कि अगर ये 1.5 करोड़ लोग आने लगे हैं तो हाँ। पहले ही वो बंगाल में आएंगे, जिनको शरण देना काफी मुश्किल है। बिल्कुल। और वो अगर एक आखिरी बात बता दूं, जरूर। वो तृणमूल की वोटर शायद नहीं बनने जा रहा है, इसीलिए अभी ममता बनर्जी केंद्र की तरफ इशारा कर रही है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम अंत में ही सही, अगर सही बात समझ में आ जाती है तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यह बात जरूर है कि वहां की स्थिति बहुत चिंताजनक है, जिसमें सभी को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी और विश्लेषण के लिए। इसी के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि जो वक्फ बोर्ड, उसमें सुधार है, उसमें संशोधन है, आज उसको लेकर के उसकी कॉपी भी वहां पर संसद में पकड़ा दी गई है सदस्यों को। तो अब ये तय माना जा रहा है कि हो सकता है जल्दी उसको लेकर कानून आएगा। लेकिन इस सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कुछ ऐसी स्थितियां थी, और किस तरह से ज्यादातर इन सुधारों का स्वागत हो रहा है, भले ही कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के तहत विरोध करें। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की जो पहल हो रही है, जो संशोधन लाए जा रहे हैं, वो कितने जरूरी हैं और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। तो इसी पर आज की खास चर्चा होगी। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की लंबी मांग के बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड के अधिनियम में संशोधन की तैयारी की है। तो इस संशोधन की तैयारी है केंद्र सरकार की, केंद्र की मोदी सरकार की। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में ला सकती है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि 2 बिल लाए जा सकते हैं। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। कई तरह की शिकायतें मिल रही थी वक्फ को लेकर के, तो अब बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। वक्फ कानून 1995 के बदले अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम होगा। और खास बात यह है कि अब मुस्लिम समुदाय में पसमानदा मुस्लिम, शिया, सुन्नी, आगा खानी, बोहरा का भी प्रतिनिधित्व होगा। आधी आबादी अब तक
वक्फ बोर्ड की भूमिका में नहीं थी, अब महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हुई है। तो अब सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर के बीच सियासी बयानबाजी भी इस बीच तेज हो गई है, लेकिन सूफी काउंसिल ने सरकार के संशोधन वाले कदम का स्वागत किया है। अजमेर के ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीं काउंसिल का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म होंगी इन संशोधनों के जरिए। सूफी काउंसिल का आरोप है कि वक्फ की संपत्ति का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक उसकी आमदनी का पैसा गरीबों पर खर्च होना चाहिए, जो फिलहाल हो नहीं रहा। 1995 में कांग्रेस सरकार ने इसे जमीन अधिग्रहण की असीम शक्ति दे दी थी वक्फ बोर्ड को, और इतना ही नहीं बल्कि हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति भी दे दी थी। वहीं 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ को निरंकुश बनाने का अधिकार सौंप दिया, यानी किसी का कोई नियंत्रण नहीं, कोर्ट का भी दखल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी दखल नहीं। इस बीच आम लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह व्यवहार करने लगा है। किसी की भी जमीन को कह देता है कि ये वक्फ की जमीन है, उसके बाद वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। आज 60,000 से भी ज्यादा मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास हैं। और इन सब के बीच हुआ क्या? भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा जमीन का मालिक रियल एस्टेट वक्फ बोर्ड बन गया है, जिसके पास 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है तो ये तो देश हित में है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। साथ ही शम्स का आरोप है कि सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सेंधमारी होती है, वारा न्यारा होता है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की बहुत आवश्यकता